हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप में लिख के कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जेस्ट 2021 से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के ऊपर। और आज मैं आपको जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं और एप्लीकेशन की जो डेट्स हैं जो कि jest.org पर अनाउंस की गई हैं कुछ दिन पहले, वो भी मैं आज आपको बता दूंगा। और डेट अनाउंस होने के बाद अगला स्टेप आपको क्या लेना चाहिए, आपको किस तरीके से इस इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन में इन्वॉल्व रहना है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक तरीके से कन्फ्यूज़न भी होता है कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं जेस्ट के थ्रू। और इसके बाद, क्योंकि जेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है एमएससी और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, तो ध्यान रहे कि ये एग्ज़ाम आपको देना ही देना है। जेएम के साथ, टीआईएफआर के साथ जेस्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर का जो लेवल है वो इस बार आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि इस बार कोविड की वजह से जो एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला था वो नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको वीडियो लास्ट में अच्छा लगेगा तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे स्टूडेंट को मिलनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा है ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे एग्जामिनेशन से अभी अपरिचित हैं, यानी कि उनको पता नहीं है, तो उनको पता होना चाहिए। सो प्लीज़ शेयर। सो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि सर एग्ज़ाम कब होने वाला है। देखिए, एग्ज़ाम जो है इस बार नेक्स्ट ईयर यानी 2021 के 11 अप्रैल को होने वाला है, यानी एग्ज़ाम डेट इज़ 11 अप्रैल 2021। तो ध्यान रहे 11 अप्रैल 2021 को ये एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि just.org की वेबसाइट पर अनाउंसमेंट की गई थी कुछ ही दिन पहले। अब इनके एप्लीकेशंस कब आएंगे, क्योंकि सर एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन, बगैर एप्लीकेशन के आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो है 11 जनवरी 2021 से, यानी आज से पूरे 1.5 महीने बाद आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और 11 जनवरी 2021 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट जो रखी गई है एप्लीकेशन की, वो आराम से बहुत ज़्यादा दिन दिया हुआ है, आराम 1.5 महीने का टाइम एप्लीकेशन के लिए दिया है, जो कि 14 फरवरी 2021। अब ये टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा पा रहे हैं। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के पास मतलब सिस्टम नहीं होगा तो कहीं दूसरे के घर में या किसी साइबर कैफ़े में जाके जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेट का जो एप्लीकेशन का जो टाइमलाइन है वो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो दो चीज़ें आपको पता चल गई हैं सबसे स्टार्टिंग में, कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जेस्ट का, जेस्ट 2021 का, वो 11 अप्रैल को होने वाला है 2021 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो फॉर्म निकलेंगे वो 11 जनवरी को निकलेंगे, और जो लास्ट डेट होगी फॉर्म की वो 14 फरवरी 2021 होगी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म से रिलेटेड हो गया। लेकिन डेट आने के बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि हालांकि आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों ने तैयारी बंद कर रखी होगी। आपका ये जो 2020 है वो पास ही होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। जनरली इस पॉइंट तक टीआईएफआर का भी फॉर्म आ जाता था, लेकिन टीआईएफआर ने अपनी वेबसाइट पर लिख के ऑलरेडी बता दिया है कि हम एग्ज़ाम इस बार मार्च के आसपास लेंगे, यानी कि मार्च 2021 में लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आईआईटी जैम फरवरी में होता है, जो टाइम दी गई है आईआईटी जैम के लिए सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में, अगर आईआईटी जैम फरवरी में 100% हो जाता है तो उसके नेक्स्ट मंथ में टीआईएफआर होगा, एंड देन उसके नेक्स्ट मंथ में आपका जेस्ट का होगा, जो कि प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में, यानी अभी तक जो हो रहा था वो बिल्कुल उसके अपोजिट है। टीआईएफआर जनरली दिसंबर में हो जाता था, और जैम का एग्ज़ाम और जेस्ट का एग्ज़ाम एक एक हफ्ते के डिफरेंस के ऊपर ही होता था। यानी अगर जैम का सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में हो रहा है तो जेस्ट का एग्ज़ाम थर्ड वीक ऑफ फरवरी में ख़त्म हो जाता था। तो इन सब चीज़ों को रखते हुए आपके पास थोड़ा टाइम भी मिला है इस बार। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि कोविड ने आपको एक प्लस पॉइंट दिया है कि आपके पास इन तीनों ही एग्जामिनेशंस के लिए टाइम है अवेलेबल। जो स्टूडेंट अभी भी नहीं स्टार्ट कर पाए हैं, क्यों है, देखिए पेपर लेट होने के एक और रीज़न है। क्या? कॉलेज में एडमिशन्स भी लेट हो रहे हैं। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन्स जो होते थे वो भी लेट हो रहे हैं, जिसके लिए क्या होता है कि जो जेस्ट का एग्ज़ाम होता है वो एमएससी फर्स्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जेस्ट का एग्ज़ाम एमएससी फर्स्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं, सेम एज जैसे नेट जेआरएफ का एलिजिबिलिटी होता है, क्योंकि नेट जेआरएफ भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही स्टूडेंट्स दे सकते हैं।
तो यहाँ पर जेस्ट का एग्ज़ाम को इसलिए लेट किया गया है ताकि जो एमएससी में एडमिशन्स हो रहे हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हुए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अभी भी बहुत सारी लिस्ट बाकी हैं, इवन एडमिशन प्रोसेस भी बाकी हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी एग्ज़ाम को थोड़ा लेट किया गया है, नेक्स्ट ईयर तक पहुँचा है। अब डेट्स आने के बाद जो है कि सर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, तो आप लोग आई होप कि अच्छी तरीके से डेडिकेटेड होकर स्टडी कर रहे होंगे, अच्छी किताबें जो भी मैंने बताई हुई हैं किताबों से ही पढ़ रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस देख रही है, देखिए बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं मैंने कवर कर रखे हैं। मैं अब क्योंकि मैं थोड़ा अभी फ्री हुआ हूँ, कुछ वर्क चल रहा था मेरा भी इम्पोर्टेंट, तो उस हिसाब से अब मैं फ्री हुआ हूँ, तो कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स की जो वीडियोज़ हैं, अगर हम IIT जैम की बात करें तो मैं प्रीवियस ईयर के सोल्यूशंस 2018, 19 और 20 के अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से ही हम स्टार्ट करेंगे। पहले वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ से पहले मैं आपको एनालिसिस बता दूंगा इन तीनों ही ईयर्स के पेपर का, डिटेल्ड एनालिसिस, यानी कितने मार्क्स का किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आया था और किस लेवल का क्वेश्चन आया था, यानी ईजी था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, क्या था, तो लेवल भी बता दूंगा और किस सब्जेक्ट और किस टॉपिक से आया था वो भी बता दूंगा। तो ये डिटेल्ड एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करेंगे। तो IIT जैम के लिए आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, IIT जैम फिजिक्स 2020 की प्लेलिस्ट है। हालांकि उसका नाम 2020 है, मैं उसको चेंज करने जा रहा हूँ बिकॉज सिलेबस इज़ सेम एंड टॉपिक्स इज़ ऑल्सो सेम, टॉपिक्स आर ऑल्सो सेम, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको कोई न्यू वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो हालांकि आप कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोलेंगे कि सर आप सेम टॉपिक को अपलोड कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई न्यू टॉपिक और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा टफ लग रहा है समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं देखूंगा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट अगर उस टॉपिक के लिए मतलब कह रहे हैं पॉजिटिव हैं, यानी कि हाँ वो सर हमें भी करना है उस चीज़ को, टॉपिक को, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक को लूँगा। अगर हम एक दो स्टूडेंट्स की बात मानेंगे तो हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको डाउट होंगे, तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं उनका क्या डाउट है। ठीक है, अब मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इन जो 2 वीक्स गए हैं तो थोड़े हेक्टिक शेड्यूल था मेरा, तो इस हिसाब से हम जो है प्रिपरेशन करेंगे। अगर हम बात करें जेस्ट की, तो देखिए जेस्ट के लिए मैंने आपको डेडिकेटेड बुक्स बताई हुई हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं। और जेस्ट का सिलेबस देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि हमारे पास डेडिकेटेड सिलेबस नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं शुरुआत से ही बोलता आया हूँ कि अगर आपके पास कोई PDF कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको नहीं मिल रही है इंटरनेट पे, तो आप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, ग्रुप ज्वाइन करने से आपको ये फ़ायदा होगा, वहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप सर्च में लिख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए, चाहे वो बुक हो गई या कोई भी पेपर हो गया या कोई भी चीज़ का सिलेबस का PDF हो गया, हर चीज़ वहाँ अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों के पास डेडिकेटेड सिलेबस नहीं है TIFR और जेस्ट का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो दोनों के दोनों ग्रुप, यानी अगर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उसका लिंक जो है 2022 वाला है, यूज़र नेम नीचे दिया हुआ है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसके नीचे मैंने यूज़र नेम दिया हुआ है। तो आप अपना टेलीग्राम ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके सर्च करके आप यूज़र नेम सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी स्टेप। और अगर आप थर्ड ईयर यानी कि 2021 का देने जा रहे हैं, तो आप उसके लिए 21 वाला यूज़र नेम यूज़ करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में दिया है और ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डेडिकेटेड सिलेबस मैंने आज से 3-4 महीने पहले ही अपलोड कर दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको वहाँ पर सिलेबस डाउनलोड करने में। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए उन ग्रुप्स को, और काफ़ी हेल्पफुल है वो आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम्स के डिस्कशंस भी होते हैं, स्टूडेंट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर रहे होते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि सर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह जिस पे हम फोकस करें। यस स्टूडेंट, आपको ज़्यादातर फोकस उन टॉपिक्स पे रहना है जिसमें मैथमेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इन पे ज़्यादातर आप फोकस रखिए। मैकेनिक्स को मैं अगर परसेंटेज के हिसाब से बता दूं, जो जैसा मैंने एनालिसिस किया है, तो 25 to 30% EMT, अगेन 15 to 20% क्वांटम मैकेनिक्स, 15 to 20% मैथमेटिकल फिजिक्स, 10 to 15% आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, एंड कुछ 5% प्रोबेबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जितना परसेंटेज है वो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ऑप्टिक्स नहीं आती है ज़्यादातर, मैंने देखा है। आपको इन्हीं जो जिसमें मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है सिलेबस में,
जिसमें फॉर्मूले थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, मल्टीपोल एक्सपेंशन हो गया, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो गया, पार्टीशन फंक्शन हो गए, प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो गई। इन सब चीज़ों में मैथमेटिक्स थोड़ी मतलब लॉजिकल मैथमेटिक्स लगती है, तो उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, इस पर ज़्यादा आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं, सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, तो इनको मत छोड़िए। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ अभी से ही आप उसको लेकर बैठना शुरू कर दीजिए। जो भी टॉपिक में आपको टफनेस लग रहा है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करिए। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके कमेंट कर सकते हैं या नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं अब ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक को सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि IIT जैम के साथ साथ आपको अपनी BSc का भी परसेंटेज बहुत ही मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट का एडमिशन क्राइटेरिया अलग अलग होता है। लेट सपोज़ कि आपका IIT जैम में 70 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक आपने 70 लिया है, लेकिन आपकी BSc में 52% है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको एडमिशन नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल आपको एटलीस्ट 55% गेन करना पड़ता है आपके बैचलर्स में भी, ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें रिस्पेक्टिव IITs में। उसके लिए आपको BSc के साथ साथ IIT जैम की क्लासेस के लिए अनअकैडमी लाया है सक्सेस लैडर फंडामेंटल बैच फॉर योर BSc एग्जामिनेशन। सो ये आपको जो बैच आपको क्या करेगा, आपकी वीकडेज में आपकी BSc की क्लासेस होंगी और वीकेंड में आपका IIT जैम की क्लासेस होंगी, जिससे कि आप दोनों को स्मूथली प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान रहे आप ये बैच ज़रूर ज्वाइन करें। जो बैच ज्वाइन करने का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डू ज्वाइन एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फॉर द ईजी एक्सेस टू ऑल कोर्सेज अवेलेबल ऑन द ऐप। ओके, सो प्लीज़ ज्वाइन। अब बढ़ते हैं कि सर पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूट क्या है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया, आपका जस्ट का एग्ज़ाम हो गया और फॉर्चुनेटली मेरी फुल विशेस हैं आप लोगों के साथ कि आप प्रिपरेशन करते रहिए सही वे में। आपका सिलेक्शन हो गया, यानी कि आपकी जेस्ट में अच्छे रैंक आ गई है, अच्छे परसेंटाइल आ गए हैं। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, मैंने देखा है स्टूडेंट, सर कौन से इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन मिलेगा जेस्ट के थ्रू। तो देखिए हमारे पास बहुत लिस्ट है इंस्टीट्यूट की जो कि jest.org पर अवेलेबल है। तो इंस्टीट्यूट की मैं आपको एक एक का नाम बताऊं, मैं मेजर इंस्टीट्यूट्स के नाम बताऊंगा जिसमें आपको अगर मिलता है तो 100% जाना चाहिए, और बाकी और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको jest.org पे मिल जाएंगे, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें मेजर इंस्टीट्यूट में आपके पास HRI आता है, IMSC इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस जो कि चेन्नई में है, फिर आपके पास ICTS बेंगलोर आता है, फिर आपके पास आइजर्स आते हैं। हालांकि देखिए पहले क्या होता था कि सिर्फ आइजर भोपाल ऐसा था जो जेस्ट के बेसिस पर एडमिशन देता था, बाकी आइजर्स जैम के बेसिस पर होते थे। लेकिन लास्ट ईयर से बाकी आइजर्स ने भी जेस्ट के थ्रू भी लेना शुरू कर दिया है, यानी कि 50% ऑफ द सीट्स विल बी फिल्ड थ्रू द जैम एंड 50% ऑफ द सीट्स विल बी फिल्ड थ्रू द जेस्ट फिजिक्स। तो ध्यान रखिएगा, सारे आइजर्स ने अब जेस्ट के थ्रू भी लेना शुरू कर दिया है, और जेस्ट के थ्रू आपको 2 कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। HRI जो कि प्रयागराज यूपी में है, वहाँ पर 2 ईयर का MSc प्रोग्राम है, और बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स में आपके पास इंटीग्रेटेड PhD का कोर्स मिलता है, जिसमें कि आपको डेडिकेटेड स्टाइपेंड भी मिलती है, लेकिन हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग स्टाइपेंड होता है। तो स्टाइपेंड के लिए आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं कि कितना स्टाइपेंड मिल रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूट आप देख सकते हैं, लेकिन मेजर मैंने आपको बता दिए हैं, और IISc तो है ही मेजर में, ठीक है। IISc तो है ही, आपका IISc में जाने का चांस फुल हो जाता है अगर आपकी जेस्ट में अच्छी रैंक हो जाती है। लेकिन जेस्ट के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, आपको एक सेकंड स्टेप यानी कि इंटरव्यू भी क्रैक करना होता है, जो कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज कराती है। जैसे अगर आपने IISc में एप्लीकेशन डाला है, आपको IISc आपके जेस्ट के रैंक के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करेगी, और शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू प्रोसेस से थ्रू जाना पड़ेगा, और इंटरव्यू होने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू भी बहुत ही क्रिटिकल होती है, यानी कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को चेक किया जाता है, एनालिटिक्स चेक किया जाता है, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी कितनी है, वो सारी चीज़ें चेक होती हैं, और फिर आपको जो है सिलेक्ट किया जाता है इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम के लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जेस्ट एग्ज़ाम इज़ मच बेटर देन दी जैम एग्ज़ाम। जैम जो है आपके IITs तक फिक्स्ड हैं, और हाँ कुछ आइजर्स और IISc में भी, लेकिन जेस्ट के थ्रू जो स्टूडेंट जाएगा वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक ICTS और TIFR और HRI में भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो जैम के थ्रू आप नहीं जा सकते, जैसे HRI विल नॉट अलाउ यू फॉर दी एप्लीकेशन इफ़ यू आर ए जैम क्वालिफाइड। आपको जस्ट होना ही पड़ेगा अगर आप HRI में अप्लाई करना चाहते हैं।
तो ध्यान रहे जेस्ट का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरा पॉइंट जेस्ट का ये भी है कि गाइज आप लोगों का पेपर और जो एमएससी के स्टूडेंट देते हैं, क्योंकि एमएससी के स्टूडेंट भी जेस्ट देंगे क्योंकि उनको उसके थ्रू पीएचडी में एडमिशन मिलता है। जिस तरीके से बीएससी के स्टूडेंट को इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन मिलता है, उसी तरीके से एमएससी के स्टूडेंट को पीएचडी में एडमिशन मिलता है जेस्ट के थ्रू। तो पेपर दोनों का ही सेम आता है, पेपर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, पेपर जो एमएससी का स्टूडेंट दे रहा है वही पेपर बीएससी का भी स्टूडेंट दे रहा होता है, तो पेपर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता होगा, जो कि आपने बीएससी में नहीं पढ़ा है, क्योंकि एमएससी के सिलेबस में होता है तो हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जैसे ऑयलर पॉलिनोमियल होता है मैथमेटिकल फिजिक्स में, जनरली बीएससी के स्टूडेंट बेसल और हर्मिट पॉलिनोमियल्स तक पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन ऑयलर पॉलिनोमियल जैसे कि अर्फकिन वेबर में अवेलेबल है, उसमें जो है आपका जो है एक और एमएल बॉयस में अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, ताकि आप एमएससी के स्टूडेंट के साथ कम्पीट कर दें। लेकिन कम्पीट करने का मतलब ये नहीं कि आपको रैंक बराबर मिलेगी। एमएससी के स्टूडेंट को अलग रैंक मिलती है और बीएससी के स्टूडेंट को अलग रैंक मिलती है। यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जेस्ट में 14,000 बच्चे बैठे हैं, हो सकता है कि 8,000 बच्चे बीएससी के हों और 6,000 बच्चे एमएससी के हों, तो आपका कंपटीशन सिर्फ 8,000 बच्चों के अंदर है, इन 14,000 के अंदर नहीं है। क्योंकि अलग से जो 6,000 बच्चे एमएससी के हैं उनका अलग लिस्ट बनता है, अलग कट ऑफ तैयार होता है और इनका अलग कट ऑफ तैयार होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद क्योंकि कट ऑफ का डिस्कशन आ ही गया है तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो है ओनली आउट ऑफ 7,000 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स, आउट ऑफ 7,000 स्टूडेंट्स ओनली 400 स्टूडेंट गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर दी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट राउंड। हाँ, 390 आउट ऑफ 6226, 6,226 में से 390 स्टूडेंट्स ही एक तरीके से समझ लीजिए कि अगले राउंड यानी एप्लीकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टोटल जेस्ट में बैठे थे वो 13,500 के आसपास थे, और जिसमें से कि एमएससी के स्टूडेंट थे 7,265 स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं दोनों का जो कट ऑफ है वो अलग अलग बनता है, और जो कट ऑफ जो है रखी गई थी वो अराउंड 35 के मार्क्स के अराउंड था। यस, 35 मार्क्स के अराउंड रखा गया था कट ऑफ आउट ऑफ 100। और ऑल इंडिया रैंक 1 के 100 परसेंटाइल थे, जिनके मार्क्स आउट ऑफ मेरे ख्याल से 76 के आसपास मार्क्स थे आउट ऑफ 100 इन जस्ट फिजिक्स में। ठीक है, जो कि जैम AIR 1 भी थी। ठीक है, तो ये कट ऑफ भी मैंने बता दिया आपको। सिलेबस के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा अवेलेबल। इसके अलावा कोई डाउट है आपको, जो भी मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कशन किया है, आप नीचे पूछ सकते हैं। जैम का जो पेपर एनालिसिस सीरीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट हो रहा है। पहले हम 2018 का देखेंगे अच्छी तरीके से एनालिसिस की, क्या क्वेश्चन कितने मार्क्स का कहाँ किस टॉपिक किस सब्जेक्ट से आया हुआ है, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, वो सारी चीज़ें। फिर ऐसे ही हम 1-2 वीडियोज़ और 2019 और 20 के लिए, एंड देन पेपर स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, क्योंकि पेपर सॉल्व बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट कोचिंग के मटेरियल से पढ़ लेता है, वहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस अलग अलग मिलते हैं उनको, कीज़ अलग अलग होती हैं, तो कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन हम यहाँ आपको सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करेंगे, और आई होप कि आपको वो अच्छा लगेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो इस छोटे से वीडियो में यही अपडेट मुझे देना था। बहुत सारे स्टूडेंट TIFR के लिए पूछ रहे हैं, TIFR का जैसा ही कोई अपडेट आता है मैं आपको तुरंत नोटिफाई कर दूंगा। एक चीज़ और मुझे नोटिफाई करना था कि जिनको NGPE के बारे में नहीं पता, नेशनल ग्रेजुएट फिजिक्स एग्जामिनेशन NGPE, वो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे कि NGPE क्या है, क्या फ़ायदे होते हैं उसके। और NGPE का भी शायद फॉर्म निकल चुका है और इसका एग्ज़ाम जनवरी में होता है जनरली, और इस बार शायद ऑनलाइन अप्लाई करने का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आप NGPE को भी भरिए फॉर्म, क्योंकि NGPE भी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप जैम, जेस्ट और TIFR नहीं क्रैक कर पाए हैं, लेकिन आपको उसके लिए टॉप 5 में आना पड़ेगा, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम मत छोड़िए कोई भी कंपटीशन का। तो आप उस आई बटन पे जाके वीडियो देख सकते हैं कि NGPE क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या फ़ायदे हैं उस चीज़ के, और किस तरीके से अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप पढ़ाई करते रहिए, कोई भी डाउट आता है ग्रुप पे पूछ सकते हैं, स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। नीचे कमेंट करिए अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।